हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई एम आचित सर, नीट बायोलॉजी फैकल्टी एट अमृतसर इम्पल्स एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही धमाकेदार लेक्चर जाने वाला है। जुड़िए सारे लोग हमारे साथ। आज का लेक्चर जो होने वाला है दैट इज़ हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में हम बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये जो टॉपिक है ये अपना ब्रिज कोर्स का सेकंड टॉपिक रहेगा। ठीक है, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे, आप जुड़ते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स के बने हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सेल्स आपस में, आपको पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स की, और वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आगे जाके टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एक सेल का होना। समझ के बाद तो इस सेल का हिस्ट्री की हम बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ पे हम सेल्स की स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, या हम उसको सेल बायोलॉजी बोलेंगे। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी बोलो आप या सेल बायोलॉजी बोलो, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। सेल बायोलॉजी जो है, इसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, मतलब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे सेल्स की स्टडी हम ब्रॉडर लेवल पे करते हैं। मतलब यहाँ पे हम सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको नज़र में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉर्फोलॉजी की बात करता हूँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, जहाँ पे हम एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ सेल्स, जहाँ पे हम सेल्स की फिजियोलॉजी की बात करते हैं, फिजियोलॉजी, जहाँ पे हम सेल्स की बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री, या सेल्स की पैथोलॉजी, या सेल्स की इवोल्यूशन की बात करते हैं। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में हम सेल्स की जब स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। लेकिन साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें सेल्स की स्टडी करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं करते, यहाँ पे बस 2-3 पर्सपेक्टिव से करना पड़ता। जैसे मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, सेल्स की क्या साइज़ है, सेल्स की शेप क्या है, ठीक है, बस वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सेल्स के अंदर किस तरह का साइटोप्लाज्म है, तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट। इट्स द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, समझ में आ गए? 2 टर्म समझ में आ गए? क्या डिफरेंस है? स्टडी ऑफ सेल्स दोनों में हम करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सेल बायोलॉजी, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और एक नैरो कॉन्सेप्ट है। दिस इज सो सिंपल। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स की हिस्ट्री और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई सेल्स। जैसे हम बात करेंगे, अगर हम ये जो टर्म्स हैं, क्योंकि ये टर्म्स आगे जाके बहुत यूज हो जाएंगे, मैं चाहूँगा ये टर्म्स थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ एक एक करके, क्योंकि बायोलॉजी में इनका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट्स में एक रूट होता है, रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है,
ओके। सो इस प्लांट में कैसे रूट्स हैं, किस तरह के रूट्स हैं, शूट में स्टेम कैसा है, स्टेम के कितने टाइप्स हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका क्या उनकी क्या शेप है, उनके क्या टाइप्स हैं। जैसे लीव्स की अगर हम बात करें, लीव्स में किस प्रकार की शेप होती है। कुछ लीव्स सिंपल लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स को हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। लीव्स के अंदर किस प्रकार की वेनेशन होती है, वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, तो वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, कुछ प्लांट्स के केस में आप देखेंगे रेटिकुलेट वेनेशन होता है। सो ये सब जो है हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट और एनिमल और एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में हम अंदर की चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे एक प्लांट के अंदर किस प्रकार के टिश्यूज़ हैं। जाइलम की बात करते हैं हम, फ्लोएम की बात करते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी हम बात करते हैं, किस प्रकार के टिश्यूज़ हैं और वो क्या काम करते हैं वगैरह। दैट इज़ एनाटॉमी, अंदर के इंटरनल फीचर्स ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल। फिजियोलॉजी की अब हम बात करेंगे। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी सिंपली मीन्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जैसे एनिमल्स के अंदर जो किडनी की फंक्शन है, फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। अच्छा, न्यूरॉन्स कैसे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे हार्ट के थ्रू कैसे सर्कुलेशन होता है। ओके, और ये सारे बॉडी पार्ट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, चाहे प्लांट्स के अंदर आप देखो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, एसेंट ऑफ सेप क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में, तो ये आता है फिजियोलॉजी इस वाले सब्जेक्ट में। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब जब हम सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो लिपिड्स हो, चाहे वो बाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, सारे मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं सेल के अंदर की, तो उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं उसको। पैथोलॉजी मतलब सेल्स के अंदर कौन सी डिजीजेस होती है। जैसे कैंसर एक खतरनाक किस्म की बीमारी बन चुकी है, तो ये कैंसर बेसिकली सेल्स के अंदर के जो जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन के कारण ये कैंसर होता है। तो बाकी सारे डिजीज जो सेल्स के रिलेटेड है वो सब हम उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस। अच्छा, इवोल्यूशन मतलब सेल्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट बनता है सेल्स का, जिसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। समझ गए बात? चलो हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल्स। एक साइंटिस्ट का नाम मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। एक साइंटिस्ट लियोनार्डो डा विंसी, लियोनार्डो डा, यहाँ पे डा है, सॉरी, डा। लियोनार्डो डा विंसी। सेल्स की जो स्टडी है या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी बोलो, इसकी शुरुआत सबसे पहले 15th सेंचुरी में होती है। 15th सेंचुरी में सेल बायोलॉजी की शुरुआत होती है। सेल बायोलॉजी सबसे पहले, सेल बायोलॉजी की शुरुआत जो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन जो है या सेल बायोलॉजी के बारे में जो चीज़ें सामने आई, ठीक है, उसका डेट हमें पता है 15th सेंचुरी है। उससे पहले भी हो सकता है ये, लेकिन उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। बट ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1485 में लेंसेज का इस्तेमाल करके सेल्स की स्टडी की। और क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की नाम की चीज़ें उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे,
इसलिए ये लेंसेज का काम कर यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ों को देखा करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को देखा करते थे। और इस तरह से सेल्स की शुरुआत, इस तरह से सेल्स का डिस्कवरी जो है वो उसकी शुरुआत हुई। ओके, लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी जो है, एक्चुअल डिस्कवरी जो है, एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ सेल्स जो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, इनके टाइम पे होता है। 1665 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 1665 की मैं बात बता रहा हूँ, जब रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ सेल्स किया। कहाँ से एक्चुअल डिस्कवरी की सेल्स की? फ्रॉम एग्जामिनिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये चीज़ बोला कि जो एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ द सेल्स है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था 1665 में, जब उन्होंने एग्जामाइन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज नथिंग बट द डेड बार्क ऑफ स्पेनिश ओक। देखो, एक पेड़ है, स्पेन में पाए जाने वाला एक पेड़, स्पेन में, उसको क्वेर्कस के नाम से जानते हैं। क्वेर्कस, ये बेसिकली ओक ट्री, जैसे यहाँ पे ओक ट्री होता है, ओक ट्री। ठीक है, ये भी एक ओक ट्री है, लेकिन इसका स्पेन के अंदर इसको क्वेर्कस के नाम से जानता है, क्वेर्कस। इस क्वेर्कस का जो बार्क है, स्टम्प पे जो बार्क रहता है, बार्क, वो मोटा सा बार्क जो रहता है, मोटा, ठीक है, उसी बार्क, वो बार्क क्योंकि डेड रहता है, डेड बार्क, उसी डेड बार्क को हम कॉर्क के नाम से जानते हैं, कॉर्क। ठीक है, व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज द डेड बार्क ऑफ स्पेनिश ओक, एंड इसी डेड बार्क का छोटा सा स्लाइस, एक छोटी सी लेयर उन्होंने ली। ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया। ठीक है, तो इनको क्या देखने को मिला? इनको देखने को मिला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स, हेक्सागन शेप्ड के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिनको हम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। हनी कॉम्ब, जहाँ पे हनी बीज बैठते हैं, हनी बीज, वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। इन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। तो एक तो सेल्स डिस्कवर भी हुए और दूसरा सेल्स का नाम भी मिला। सेल्स से पहले सेल्स को सेल्स नहीं बोलते थे, सबसे पहले सेल जो टर्म है उसको यूज किया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी, लेकिन ये सेल्स, याद रखना बच्चों, ये सेल्स जो है, क्योंकि ये डेड बार्क को देखने पे डिस्कवर हुए थे, इसीलिए सेल्स क्या थे? डेड सेल्स। सो रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को डिस्कवर किया, ठीक है, जिस सेल को डिस्कवर किया, तो वो बेसिकली डेड सेल थी। और सेल जो वर्ड है उसको भी यूज़ किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से, और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे और इसके बारे में। अब चलते हैं आगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने देखे, हेक्सागोनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, इसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया सेल। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको नाम दिया इसने सेल। Okay, so who discovered the first cell? First cell की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक। And who coined the term cell? Who coined the term cell? Again, Robert Hooke.
सो रॉबर्ट हुक जो है सेल बायोलॉजी में इनका बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की, सेल्स जो नाम है सेल उसको पहली बार यूज़ किया, और उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी चीज़ें इन्होंने देखी उसको उन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश किया, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, साइंटिस्ट भी इम्पोर्टेंट है और इस बुक का भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया इस बुक का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो जस्ट शुरुआत थी सेल बायोलॉजी की, लेकिन आगे आगे बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिली इसमें। एक साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। 1687 में, अप्रॉक्सीमेटली 1687 में एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वैन लीवनहुक। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ये, एंटोनी वैन लीवनहुक। एंटोनी वैन लीवनहुक, ए.बी. लीवनहुक, शॉर्ट में इसको ए.बी. लीवनहुक के नाम से भी जानते हैं, एंटोनी वैन लीवनहुक। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद इन्होंने बनाया था, और उसका यूज़ करके इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की, एंड ही इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द लिविंग सेल। पहली लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन अगर ये आए कि हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल, तो रॉबर्ट हुक है। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, देन उसका आंसर क्या होगा, एंटोनी वैन लीवनहुक, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है, ठीक है, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। एंटोनी वैन लीवनहुक एक मर्चेंट साइंटिस्ट था। इसका एक कपड़े की एक दुकान थी। ये एक दिन अपने दुकान पे बैठा हुआ था और बारिश हो रही थी। इसने सॉइल से रेन का एक ड्रॉप लिया, उसको एग्जामाइन किया। उसको एग्जामाइन करने के बाद इसने देखा उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे थे, तो उनका उसने नाम बोला एनिमैक्यूल्स। बाद में उनको हमने बैक्टीरिया के नाम से जाना। ठीक है, तो ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की, जिन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी की, जिन्होंने आरबीसीज को डिस्कवर किया, जिन्होंने स्पर्मेटोजोआ को डिस्कवर किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, और दिस साइंटिस्ट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत इसी साइंटिस्ट से हुई, क्योंकि बैक्टीरिया तब तक किसी को नहीं पता था बैक्टीरिया क्या है। ओके, किसी को नहीं पता था प्रोटोजोआ नाम की चीज़ क्या है। सो ही इज़ द साइंटिस्ट हु रिवील्ड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। इन्होंने ये सारी चीज़ों को हमारे सामने पेश किया और माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत की, इसीलिए ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट के बगैर सेल बायोलॉजी क्या है, अधूरा है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, और भी साइंटिस्ट हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको नोट डाउन करो आप जल्दी से। नाइनटीन सेंचुरी जो है इसको माना जाता है क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी। क्लासिकल, व्हाट डज इट मीन, क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा दौर था
जिसमें सेल्स के बारे में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस हुआ था, सबसे ज़्यादा स्टडी हुई थी, सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ था इस दौर में, इसलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है। जैसे एक साइंटिस्ट का नाम मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। 1831 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसको रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, व्हाट इज रॉबर्ट, हु वाज रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया। न्यूक्लियस, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। कहाँ से डिस्कवर किया? ऑर्किड रूट सेल, ऑर्किड रूट सेल। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम, कहीं कहीं पे डेट मेंशन करना ज़रूरी है, जैसे 1665 वाला डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। आगे और भी डेट्स आएंगे, जैसे सेल थ्योरी 1839 वाला डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो जहाँ जहाँ पे जिस डेट पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, आप समझो वो डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेट के साथ साथ आप साइंटिस्ट का नाम भी याद रखेंगे और उनका क्या अचीवमेंट है। जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और आपको साथ साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि और कहाँ से इन्होंने कौन सी डिस्कवरी कहाँ से की, ऑर्किड रूट सेल से की, ऑर्किड रूट सेल। बाकी साइंटिस्ट भी आते गए, जैसे 1835 की मैं बात करूँगा। 1835 जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 1835 में एक साइंटिस्ट, बेसिकली दो साइंटिस्ट आते हैं जो सेल्स के अंदर लिविंग मटेरियल को डिस्कवर करता है। लिविंग मटेरियल, जिस लिविंग मटेरियल को हम आज प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एक ऐसा मटेरियल सेल के अंदर के एक ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अगर आपने पहला वीडियो अगर आपने गौर से देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो उसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल। वो सारे रिएक्शंस होते कहाँ पे हैं? बेसिकली द साइट ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म इज दिस लिविंग मटेरियल, जिसको 1835 में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। प्लांट्स के अंदर उस लिविंग मटेरियल का नाम पड़ा प्रोटोप्लाज्म। और कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के अंदर इस लिविंग मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म के नाम से डिस्कवर किया? उसका नाम था परकिंजे। इसका पूरा नाम है जोहान्स परकिंजे, ठीक है। और सेम मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग मटेरियल, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के केस में डिस्कवर किया गया था। प्रोटोजोआ में डिस्कवर किया गया था। और इसका नाम रखा क्या? सार्कोड, इसका नाम रखा गया सबसे पहले सार्कोड इसका नाम था, बाद में ये नाम चेंज होके प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले प्रोटोजोआ में, ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम था ड्यूजैर्डिन। उस साइंटिस्ट का नाम ड्यूजैर्डिन था। उतना इम्पोर्टेंट नाम नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये परकिंजी वाला है। परकिंजी आप याद रखेंगे, हमारे सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म हम पढ़ते हैं, विच इज़ द साइट ऑफ ऑल द लिविंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, वो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी का क्रेडिट परकिंजी को मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 1835 डेट याद अगर रखते हैं तो अच्छी बात है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अब जो डेट आने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे 1839 या 1838 एक ऐसा डेट है
1838 एक ऐसा डेट है जब दो साइंटिस्ट्स, याद रखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 2 साइंटिस्ट्स, एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम श्लेडेन था, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था श्लेडेन, और दूसरा ब्रिटेन में रहने वाला ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उसका नाम शिवॉन था, शिवॉन। तो 2 साइंटिस्ट, एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम शिलेडिन है और दूसरा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिसका नाम शिवॉन है। इन 2 साइंटिस्ट ने मिलके एक थ्योरी डेवलप की, जिस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। इसका नाम है सेल थ्योरी। कब दिया इन्होंने सेल थ्योरी? 1838 में 2 साइंटिस्ट आते हैं, शिलेडिन एंड शिवॉन, ये सेल थ्योरी देते हैं। सेल थ्योरी का मतलब ये, इसमें इन्होंने सेल्स जितने भी लिविंग ऑर्गन, उन्होंने क्या बोला, पहला पोस्टुलेट सुनो, इसका पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट क्या है? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स? व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी? पहला पोस्टुलेट ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल जो है ये बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ये चीज़ों को हम, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टेटमेंट को बेसिक क्यों बोलते हैं? अगर आपने एक सेल को गौर से देखा होगा, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के बाहर ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाया, बाहर की जो बाउंड्री है, बाहर की जो बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। इसके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हो गया बीच में, सेंटर में न्यूक्लियस, मोस्टली सेंटर में, ठीक है। बाकी इधर एक पूरा ये जो मॉल मटेरियल इसके अंदर रहता है, इस पूरे मॉल मटेरियल को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी रहते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गोल्गी अपरेट्स हो गए, ठीक है, जैसे राइबोसोम्स हो गए, जैसे लाइसोसोम्स हो गए, छोटे छोटे लाइसोसोम्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनल सेल के अंदर पाए जाते हैं, ओके। अच्छा, तो लेकिन सेल जो है इसको स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोलते हैं? पहले हम बात करें इसको बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं? बेसिक यूनिट क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्ट्रक्चरल, उसका बेस बनाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है कौन? सेल। ये जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल इंसान की बात करें, एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, एक बड़ा सा ह्यूमन जिसमें बहुत सारे सेल्स हो मिलके, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज आपस में मिलते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग बनता है, ओके। तो इसकी बेसिक चीज़ क्या है? ये इंडिविजुअल अगर बना तो कहाँ से बना? सेल से बना। इसी तरह प्लांट, उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो इसलिए इनका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें उन्होंने बोला कि सेल इज द बेसिक
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे एक इमारत हम बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल घर बना लेते हैं, उस घर का जो वो घर बनता कैसे है? जब हम बहुत सारे ब्रिक्स को एक के ऊपर एक ऐसे खड़ा करते हैं, ठीक है, और एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रिक वहाँ पे क्या है? ब्रिक एक स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बोलते हैं, ओके। अच्छा, फंक्शनल यूनिट, क्योंकि सेल जो है, क्यों सेल एक अपने आप में एक फंक्शनल चीज़ है। सेल्स के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सेल एक बहुत सी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है, सर्कुलेशन करता है, इसी तरह वो सारे लाइफ एक्टिविटीज़, सारे लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल के अंदर भी होते हैं। इसीलिए क्योंकि एक सेल की वजह से एक ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल यूनिट। एक सेल जो है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो सेल से भी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, एक सेल से भी छोटी चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के अंदर। तो उनको हम स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों नहीं बोलते? सिर्फ सेल को क्यों बोलते हैं? सेल तो एक बड़ी सी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो पाए जाने वाली चीज़ें हैं वो तो सेल से भी छोटी हैं, तो सेल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोलते हैं? एक एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोलूँगा, बताता हूँ आपको, ठीक है, कि anything less than the या ऐसे मैं ऐसे बताता हूँ इस चीज़ को कि सेल से कोई भी चीज़, छोटी कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकता। सेल जो है इसके अंदर कोई भी छोटी सी चीज़, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, राइबोसोम्स हो, ठीक है, कोई भी छोटी चीज़ को अगर हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक वो सेल के अंदर है तब तक वो फंक्शनल है। एक बार वो सेल से निकल गए तो वो फंक्शनल नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोसोम इज कंसिडर्ड एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन ये प्रोटोसिंथेसिस तब होगा जब ये राइबोसोम जब तक सेल के अंदर है। एक बार राइबोसोम सेल से हट गया तो अब इसको नाउ इट इज़ नो मोर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। सेल के अंदर जब तक है तब तक इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको बाहर कर दिया आपने तब ये नहीं कर सकता प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब तक अंदर है तब तक पावर हाउस है, आपने इसको बाहर कर दिया, इट इज़ नो मोर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। सो तो एक सेल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट चीज़ है जो कंप्लीट लिविंग को इंश्योर करता है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। क्योंकि शिल्डिन जो था, शिल्डिन एक बोटेनिस्ट, इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी की थी प्लांट्स के बारे में। शिवॉन एक जूलॉजिस्ट था, इन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। और इनका एक कंबाइंड स्टेटमेंट आ गया, इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेल थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट बना इन द फॉर्म ऑफ ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। तीसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी। तीसरा जो स्टेटमेंट है, तीसरा जो पोस्टुलेट है इस थ्योरी का, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी। और वो पोस्टुलेट किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय विर्को, साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ
रुडोल्फ विर्को साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया। उन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं, ठीक है, ऑल न्यू सेल्स, नए नए जो सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हैं, जो सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ से डिवाइड होके ठीक है नई नई सेल्स बनती है। तो उनके जो लैंग्वेज है, ठीक है, उनके लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूली, ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूली, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूली का मतलब क्या होता है? ऑल न्यू सेल्स को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी, एक्सटेंशन ऑफ दिस सेल थ्योरी is called the extension of the cell. Okay, ठीक है, please note down this. अब अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि सेल बायोलॉजी की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कब हुई थी? 15th सेंचुरी, ठीक है। लियोनार्डो डा विंसी से हमने इस कहानी का शुरुआत किया। फिर आए रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल्स की डिस्कवरी की, एक्चुअल डिस्कवरी। कहाँ से? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उनकी जो बुक है उसका मैंने नाम बताया आपको, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वैन लेeuwenhoek 1687 में, ओके। उन्होंने अपनी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द लिविंग सेल्स। और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये एंटोनी वैन लेeuwenhoek की बुक का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ओके। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरा माना जाता है साइटोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड एज 19th सेंचुरी, जिसको क्लासिकल एरा ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेल्स की बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। और उसमें 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं जो न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं ऑर्किड रूट सेल से। फिर उसके बाद क्या नाम है इसका, ड्यूजार्डिन एंड पुरकिंजी आते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करते हैं। उसके बाद शील्डन एंड शिवान आते हैं 1838 में, वो सेल थ्योरी को देते हैं, ठीक है। ये इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे आप, ओके। इसको कैसे याद रखना है? इसको सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ठीक है। एक डेट फॉर एग्जांपल 16, जैसे 1485 में एंटोनी क्या नाम है, लियोनार्डो डा विंसी ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने लियोनार्डो डा विंसी जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सेल बायोलॉजी की शुरुआत की थी, ठीक है, वो कैसे किया था? ही स्ट्रेस्ड अपॉन द यूज ऑफ लेंसेज। फिर इसी तरह दूसरा डेट आप याद रखेंगे 1665, फिर 1687, ठीक है। इसमें कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ द सेल्स होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स होता है। कहाँ से होता है? ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इस तरह से आपको ये चीज़ों को लिखना है, नोट्स बनाने हैं। इस तरह के नोट्स को हम बोलते हैं माइक्रो नोट्स, क्योंकि ये नोट्स आपको बाद में जब आपका जब टाइम आता है एग्ज़ाम्स का, तो इन नोट्स को आप जल्दी से क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिविजन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर क्रैकिंग whether it is NEET or any other exam, ओके। इसके बाद 1687 में आते हैं एंटोनी वैन लेeuwenhoek
दिखाते हैं, ठीक है। ये एंटोनी वैन लीeuwenhoek का ज़माना था, ओके। इन्होंने फर्स्ट सेल्स को डिस्कवर किया था। इसी तरह फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। इनकी क्या अचीवमेंट थी, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कहाँ से डिस्कवर किया, ऑर्किड रूट सेल से, ऑर्किड रूट सेल से इन्होंने डिस्कवर किया, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, इसको एक कंपाइल्ड तरीके से आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 1835 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी होती है, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी कौन करता है, पुरकिंजे, ओके। इसी तरह से 1838 1838 में शिलेडिन एंड शिवान आते हैं, ठीक है। वो सेल थ्योरी को देते हैं, सेल थ्योरी देते हैं, ठीक है। कौन, शिलेडिन एंड शिवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, शिलेडिन एंड शिवान, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, वो भी एग्जाम में आता है। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये स्टेटमेंट किसका था, रुडोल्फ विर्को का। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसका एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताया कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। साथ ही साथ हम आपको पढ़ने के साथ साथ, पढ़ना तो है होता ही है, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ एक बेहतर पढ़ाई कैसे वो की जाती है उसको भी हम आपको सिखाते जाएंगे, ओके। आप चलिए नेक्स्ट जो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट अभी मैं बता रहा था आपको, दैट वाज रुडोल्फ विर्को का स्टेटमेंट। रुडोल्फ विर्को जो है, रुडोल्फ विर्को एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी की एक्सटेंशन बताई, एक्सटेंशन ऑफ द सेल थ्योरी, एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी उन्होंने बताया। एक्सटेंशन सेल थ्योरी को इन्होंने थोड़ा एक्सटेंड किया। कैसे किया, क्या बताया उन्होंने उनकी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, इसका मतलब है all new cells arise from pre-existing cells. All new cells arise from pre-existing cells. जितने भी नए सेल्स आते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होने के बाद आते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट जो है इसको सेल थ्योरी का एक्सटेंशन बताया जाता है। इसलिए सेल थ्योरी एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी जिसको बताया जाता है, जिसने ये सारे दुनिया को ये रिवील कर दिया कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ बेसिकली। और सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स जो है वो सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। इस पूरी थ्योरी को इसलिए क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। समझ गए बात, ओके। एक साइंटिस्ट जो है, और एक साइंटिस्ट का मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नाम, जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है अर्नेस्ट हैगल। ये अर्नेस्ट हैगल जो है, इन्होंने एक चीज़ हमें बताई। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है, जो ऑलरेडी रॉबर्ट ब्राउन ने जिसको डिस्कवर किया था 1831 में, इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस जो होता है इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स
हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस जो होता है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए और डीएनए जो है इनको जेनेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है, और यही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इनहेरिट हो जाते हैं। ओके, इनको हम हेरिडिटरी मटेरियल्स बोलेंगे। तो हेरिडिटरी मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए कौन स्टोर करता है? न्यूक्लियस स्टोर करता है। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल्स वाला टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। इस टॉपिक को एक बार आप नोट्स की फॉर्म में इसको आप कॉपी पे लिख दो, पेन डाउन कर दो उसको, और उसको एक बार दो बार, ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपको आगे जो आने वाली जो वीडियोस होंगे, ओके, जो ब्रिज कोर्स अपना जो चलेगा अभी ये लंबा चलेगा ब्रिज कोर्स, इसमें लगभग 50 से 60 लेक्चर्स इसमें चलेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बेसिक एंड अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, सो दैट आपका जो सिलेबस है नीट का, ठीक है, वो आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, आपको कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस तरह से जुड़िए और हम इस तरह से जुड़ेंगे आपके साथ। नीट को हम एक आसान तरीके से हम इसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद है आपका आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आ गया होगा। आगे हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।